चर्चा कर रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। तो स्रोत में हम आपको क्या बताए थे? प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के कितने स्रोत? तीन स्रोत है। एक साहित्यिक स्रोत है और दूसरा विदेशी यात्रियों का विवरण है और तीसरा आपको पूरा तात्विक स्रोत। तो अभी हम लोग जो है चर्चा कर रहे थे साहित्यिक स्रोत की, ठीक है। तो स्रोत में 3 गो स्रोत है। एगो जो है आपको साहित्यिक स्रोत है। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा है आपको विदेशी यात्रियों का विवरण। और तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा है आपको पूरा तात्विक स्रोत। तो इसमें जो है आप सिलेबस याद रखिएगा। सिलेबस हम आपको लिखाए हैं ना, एक बार थोड़ा सा सिलेबस पलट करके एक बार देखिए तो बस 1 सेकंड के लिए, थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए देखिए तो। हाँ यही है सिलेबस, हाँ यही है। देख लिए सिलेबस। चलिए तो अब आइएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम आपको क्या बताए हैं। जो लेक्चर हुआ है, जो क्लास हुआ है, हम आपको क्या बताए हैं। जो प्राचीन भारतीय इतिहास में एक चैप्टर वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता के विषय में जो जानकारी है हमें वैदिक साहित्य से मिलती है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद आता है। वेद, ब्राह्मण, ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद की चर्चा हम आपके साथ किए, पुराण की चर्चा हम आपके साथ किए। तो ये सब हमें वैदिक सभ्यता के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो इन सभी बातों की चर्चा हम आपके साथ कर लिए हैं। वैदिक सभ्यता के बाद जो है आपको महाजनपद काल है। महाजनपद काल के बाद महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का काल है। फिर जो है मौर्य वंश है। मौर्य वंश के बाद जो है आपको गुप्त वंश है। गुप्त वंश के बाद वर्धन वंश है। ये सब महान राजवंश का नाम हम आपको लिए हैं। ऐसे तो छोटे मोटे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, शुंग वंश, ये सभी राजवंश है। लेकिन मुख्य तौर पर जो है आपको जो बड़े बड़े राजवंश है, मौर्य वंश बड़ा राजवंश है, गुप्त वंश बड़ा राजवंश है, कुषाण फिर थोड़ा ठीक ठाक राजवंश है, समझिए कुषाण फिर थोड़ा ठीक ठाक राजवंश है, वर्धन फिर बड़ा राजवंश है। तो छोटे छोटे राजवंशों को हम इग्नोर कर दिए हैं, समझ गए। तो अब देखिएगा महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के संदर्भ में हम आपको चर्चा कर रहे थे कि जो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी है उसके विषय में जानकारी हमें, महात्मा बुद्ध के विषय में जानकारी हमें बौद्ध साहित्य से प्राप्त होती है। और फिर जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी के विषय में जानकारी हमें जैन साहित्य से प्राप्त होती है। महावीर स्वामी के विषय में जानकारी जैन साहित्य से प्राप्त होती है। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। कई सारे जैन साहित्य है, जैसे कि आपको परिशिष्ट पर्वन जैन साहित्य है। फिर जो है कल्प सूत्र जैन साहित्य है। फिर जो है आपको 14 पूर्वा है, समझ गए, 14 पूर्वा है, 6 अंग है, 6 उपांग है। ये तमाम जो है आपको जैन साहित्य है। और ये जो तमाम जैन साहित्य है ये हमें जैन धर्म के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और अगर हम जैन धर्म को देखें तो जैन धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमें भद्रबाहु रचित कल्प सूत्र देता है। भद्रबाहु के द्वारा जो है आपको एक कल्प सूत्र की रचना की गई है। अगर हम भद्रबाहु की बात करें तो भद्रबाहु के द्वारा जो है आपको कल्प सूत्र की रचना की गई है। तो जो कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु के द्वारा की गई है, यह हमें, समझ गए, यह हमें जैन धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी प्रदान करता है। फिर जो है आपको परिशिष्ट पर्व तथा अन्य जैन साहित्य जो है हमें जैन धर्म के विषय में संपूर्णता से जानकारी प्रदान करता है। जब हम जैन धर्म पढ़ेंगे तो वहां पर जैन साहित्य को और भी विस्तार पूर्वक देखेंगे। यहां तो सिर्फ ऊपर ऊपर हम देख रहे हैं, समझ गए। इसके बाद जो है आपको मौर्य वंश है। प्राचीन कालीन राजवंशों में जो सबसे शक्तिशाली राजवंश है, जो सबसे बड़ा राजवंश है, जिसका शासन पूरे भारत के ऊपर रहा था। अगर आप मौर्य साम्राज्य को देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि जो मौर्यों का शासन था, मौर्यों का शासन उत्तर में जो है आपको कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में ईरान तक, इतने बड़े क्षेत्र में मौर्यों का शासन था। इतने बड़े क्षेत्र में मौर्यों का जो है आपको शासन
शासन था, और मौर्यों के बाद जो है गुप्तों ने, मौर्यों के बाद जो है आपको गुप्तों ने भी प्रयास किया कि इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित कर सके, लेकिन गुप्त जो है इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित नहीं कर पाया था। लेकिन गुप्त पूरे उत्तर भारत में निश्चित तौर पर शासन किया, और गुप्त के बाद जो वर्धन वंश है जिसके शासक हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन ने भी लगभग पूरे उत्तर भारत पर शासन किया, पूरे उत्तर भारत पर शासन किया। तो यहां पर हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह यह बताने जा रहे हैं कि जैसे मौर्य वंश है, मौर्य वंश के विषय में जानकारी के कई सारे स्रोत है, समझिए मौर्य वंश के विषय में जानकारी के कई सारे स्रोत है। आगे चल करके जब मौर्य वंश देखेंगे तो वहां पर विस्तार पूर्वक देखेंगे, लेकिन ध्यान रहे यहां पर जो मौर्यकालीन कुछ साहित्य है जो हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है, जो हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है, उसमें सबसे पहला नाम आता है अर्थशास्त्र का। उसमें जो है आपको सबसे पहला नाम आता है आपको अर्थशास्त्र का, और जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य के द्वारा की गई है, जिस कौटिल्य को इतिहास में विष्णुगुप्त कहा जाता है, या फिर उसको चाणक्य भी कहा जाता है, या फिर उसको चाणक्य भी कहा जाता है। तो जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र की रचना जो है आपको कौटिल्य के द्वारा की गई है, और ये जो अर्थशास्त्र है ये हमें मौर्यों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अर्थशास्त्र के अलावा जो है आपको एक ग्रंथ है कथा सरित सागर, एक ग्रंथ है आपको कथा सरित सागर, और जो कथा सरित सागर है, कथा सरित सागर नामक ग्रंथ की रचना जो है आपको सोमदेव ने किया है, सोमदेव ने किया है। कथा सरित सागर भी हमें मौर्यों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। कथा सरित सागर के बाद जो है आपको एक ग्रंथ है वृहद कथा मंजरी, वृहद कथा मंजरी, और जो वृहद कथा मंजरी है इसके रचयिता है आपको क्षेमेंद्र, इसके रचयिता है आपको क्षेमेंद्र। यह भी हमें जानकारी प्रदान करता है। जब आप बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक देखेंगे, आप एडमिशन लिए होंगे तो आपको क्वेश्चन बैंक मिला होगा, क्वेश्चन बैंक एडमिशन लिए होंगे तो क्वेश्चन बैंक मिला होगा। क्या बात करते हैं? क्या किया है जी? कब एडमिशन लिए हैं? कल लिए हैं एडमिशन, क्वेश्चन बैंक नहीं दिया है। कौन कौन एडमिशन ले लिए हैं, क्वेश्चन बैंक नहीं मिला है? ये क्या किया है जी? क्या नोटंकी लगा करके रखा है? किसको किसको मिला है एडमिशन लेते वक्त? क्या हुआ? क्या? एडमिशन के वक्त मिला है? एडमिशन के वक्त किसको किसको मिला है? एडमिशन के वक्त भी मिला है। क्या? खत्म हो गया होगा, उसका क्या मतलब? अब जो है फिर बंटवाएंगे तो फिर सब न लेगा। रसीद दे। हाँ तो जिसको मिला है उसके पास भी तो रसीद है। ईमानदारी कहाँ है आज? ईमानदारी होता तो इस युग को कलयुग नहीं कहा जाता। अरे लेता है, क्या बात करते हैं। चलिए ठीक है, चलिए आइएगा। क्या ये सब करके रखता है, क्या खिचड़ी पका के रखा है। आज से हम सोचे थे क्वेश्चन बैंक करवाएंगे, क्या है कि पहला क्लास में हम आपको क्या बोले थे, याद कीजिए क्या बोले थे? सिलेबस की समझ क्वेश्चन बैंक पे पकड़ आपके आधा सिलेबस को कंप्लीट कर देता है। हम सोचे थे आज सब एडमिशन लेकर के आएगा, सब क्वेश्चन बैंक लेकर के आएगा, आज से हम क्वेश्चन बैंक करवाएंगे, यानी सब किए धरे पर पानी फेर देता है। ठीक है, समझ गया क्या? बिना क्वेश्चन बैंक का एडमिशन, अब अगर कोई सब जो भी लोग सुन रहे हैं बिना क्वेश्चन बैंक का एडमिशन कोई नहीं लेगा ऑफिस में अब। ठीक है, क्वेश्चन बैंक नहीं देगा एडमिशन नहीं लेगा। ठीक है, नहीं लेगा एडमिशन। ठीक है, ये सब नोटंकी बना के रखा है। क्वेश्चन बैंक नहीं देगा एडमिशन, कैंसिल करवा लीजिएगा, समझे? आइए, बृहद कथा मंजरी, बृहद कथा मंजरी के रचयिता जो है क्षेमेंद्र है। और ध्यान दीजिएगा, जब आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा ना तो उसमें हमको लगता है कथा सरित सागर के विषय में पूछा गया है। कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? तो आंसर होगा सोमदेव। आंसर क्या होगा? सोमदेव। तो ये पूछा गया है, समझिए ये पूछा गया है आपको। ठीक है, इसके अलावा
आपको और भी कई सारे ग्रंथ हैं जो हमें मौर्यों के विषय में जानकारी देता है। जैसा कि आप एक ग्रंथ का नाम सुने होंगे, मुद्रा राक्षस। समझिए, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। ये जो मुद्रा राक्षस है, ये हमें इसकी रचना विशाख दत्त ने की है। किसने की है? विशाख दत्त, विशाख दत्त ने की है। जानते हैं, ये 4 महत्वपूर्ण साहित्य है। ये जो 4 है ये 4 महत्वपूर्ण साहित्य है जो हमें मौर्यों के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करता है। फिर मौर्य वंश के बाद शासन करने वाला जो अगला राजवंश था वह आपको शुंग वंश था। शुंग वंश को अगर हम देखें तो शुंग वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था पुष्यमित शुंग, और पुष्यमित शुंग का दरबारी कवि था, पुष्यमित शुंग का राज कवि था, उसका नाम था पतंजलि। पतंजलि, 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 जो कि योग दर्शन का प्रतिपादक भी है। योग दर्शन का प्रतिपादक पतंजलि इन्हीं के दरबार में रहता था, पुष्यमित शुंग के दरबार में रहता था। और पतंजलि ने महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की है। और जो पतंजलि ने महाभाष्य नामक ग्रंथ की जो रचना की है, पतंजलि पुष्यमित शुंग के दरबार में रहता था, तो स्वाभाविक सी बात है कि पुष्यमित शुंग के विषय में और शुंग वंश के विषय में महाभाष्य नामक ग्रंथ में पतंजलि लिखे होंगे। मतलब पतंजलि की रचना जो महाभाष्य है वह हमें कहीं ना कहीं शुंग वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो शुंग वंश के विषय में जो है जानकारी हमें महाभाष्य नामक ग्रंथ से मिलती है। और जो महाभाष्य नामक ग्रंथ है इसकी रचना जो है आपको पतंजलि ने की है। इसकी रचना किसने की है? पतंजलि, पतंजलि ने की है। इसके अलावा अब देखिएगा, शुंग वंश में कुल मिलाकर के 10 गो शासक हुआ, जिसमें शुंग वंश के जो द्वितीय शासक हुए वे पुष्यमित शुंग के पुत्र अग्निमित्र थे। और जो अग्निमित्र है वह मालविका नामक एक महिला से प्रेम करता था। तो जो अग्निमित्र और मालविका है, इन दोनों के प्रेम कहानी तथा शुंग वंश के विषय में जानकारी हमें मालविका अग्निमित्रम नामक ग्रंथ भी देता है। और जो मालविका अग्निमित्रम नामक ग्रंथ है उसके रचयिता आपको कालिदास है, उसके रचयिता आपको कालिदास है। और ध्यान रहे कि प्राचीन काल में जितने भी विद्वान हुए उन सभी विद्वानों में सबसे महान विद्वान कालिदास थे, सबसे महान विद्वान कालिदास थे। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास के द्वारा सिर्फ मालविका अग्निमित्रम नामक ग्रंथ ही नहीं बल्कि कालिदास के द्वारा और भी कई सारे ग्रंथों की रचना की गई है। जैसे कि कालिदास ने रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सभी ग्रंथों की रचना कालिदास ने की है। और कालिदास के इन ग्रंथों में जो मालविका अग्निमित्रम है ये हमें शुंग वंश, लेकिन इसके अलावे जो कालिदास की अन्य रचना है वह हमें गुप्त वंश के विषय में जानकारी देता है। तो शुंग वंश के विषय में जानकारी पतंजलि का महाभाष्य, और पतंजलि के महाभाष्य के बाद जो है आपको मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, और इसके रचयिता कौन है? आपको कालिदास। इसके रचयिता कौन है? आपको कालिदास, कालिदास। इसके बाद जो है आपको शुंग वंश के बाद जो महान राजवंश हुआ था वह आपको कुषाण वंश हुआ था। खैर, कुषाण वंश के विषय में जानकारी को अगर आप देखेंगे तो कुषाण वंश के विषय में जानकारी, कुषाण वंश में तीसरे और सबसे महान शासक कनिष्क हुए थे। कनिष्क के दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे। उन विद्वानों में आपको अश्वघोष की चर्चा देखने को मिलती है। अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरितम की रचना की गई थी। बुद्ध चरितम हमें कुषाण वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। फिर आपको वसुमित्र की चर्चा देखने को मिलती है। वसुमित्र जो है कुषाण वंश के शासक कनिष्क के ही दरबार में रहते थे। वसुमित्र ने महाविभा सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इसके बाद शासन करने वाला जो एक महानतम राजवंश आपको कुषाण वंश है। कुषाण वंश के विषय में जानकारी के जो महत्वपूर्ण स्रोत है वह आपको बुद्ध चरितम है, बुद्ध चरितम है। और जो बुद्ध चरितम है इसके रचयिता आपको अश्वघोष है। बुद्ध चरितम है, इसके रचयिता कौन है? अश्वघोष।
और इसके बाद जो है आपको महाविभास सूत्र है, और जो महाविभास सूत्र है, महाविभास सूत्र के रचयिता जो है आपको वसुमित्र है। कौन है? आपको वसुमित्र है, वसुमित्र है। और ये दोनों कनिष्क के दरबार में रहते थे। आप विशेष तौर पर याद कीजिएगा, इतिहास में पढ़िएगा, बौद्ध धर्म के अंतर्गत बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर जो है 4 बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें चौथा बौद्ध सम्मेलन कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। वसुमित्र के द्वारा महाविभास सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की गई है, और अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरितम नामक ग्रंथ की रचना की गई है। एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ठीक है, पिछले क्लास में बताए थे। अब चेहरे ने पहचान में आ रहा है कौन क्लास की है कौन नहीं की है। हाँ, आप लोग में भी नहीं, अभी तो एक आधे को क्लास में हुआ है, अब तो आए थे। हाँ, अभिधम पिटक की रचना कौन बौद्ध सम्मेलन के दौरान हुई है? तृतीय। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। लड़की में आप तो आए थे, आप भी आए थे। हाँ, खड़ा होइए। सूत पिटक विनय पिटक की रचना कौन बौद्ध सम्मेलन के दौरान हुई है? सूत पिटक विनय पिटक है ना, प्रथम। बैठ जाइए। देखिए, जैसे सूत पिटक विनय पिटक, सूत पिटक विनय पिटक बौद्ध साहित्य है ना, वो आए। सूत पिटक विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान हुआ था, हाँ या ना? हुआ था। अभिधम पिटक की रचना तृतीय बौद्ध सम्मेलन। उसी प्रकार से जो है ये जो महाविभास सूत्र है, इसकी रचना चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान हुई थी, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन। और ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न जो है यूपीपीसीएस पूछा है। अभी तक बिहार का कोई परीक्षा ये प्रश्न नहीं पूछा है कि चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान किस साहित्य की रचना हुई है। तो अब बीपीएससी या बिहार दरोगा के पूछने का जो है चांस है, इसलिए यहां पर हम आपको थोड़ा सा रुक गए थे। तो जो महाविभास सूत्र है, इसकी रचना चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन याद रखिएगा, और वसुमित्र के द्वारा किया गया था। इसके बाद जो है आपको शासन करने वाला जो अगला महत्वपूर्ण राजवंश है प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत, वह आपको गुप्त वंश है। गुप्त वंश है। अब गुप्त वंश को देखेंगे तो गुप्त वंश के विषय में जानकारी के कई सारे स्रोत है, लेकिन उसमें साहित्यों की अगर हम चर्चा करें तो कई सारे साहित्य है जो हमें गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। विशेष तौर पर हम गुप्तकालीन राजा चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को याद करेंगे। जब आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को याद करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 महान विद्वान रहते थे, जिसे नवरत्न कहा जाता था, और उन नवरत्नों में ही कालिदास भी शामिल थे। कालिदास के बाद जो है अमर सिंह शामिल थे। अमर सिंह के बाद जो है आपको वराह मिहिर शामिल थे, वर रुचि शामिल थे, धनवंतरी शामिल थे। ये सभी के सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाले नवरत्नों में शामिल थे, और इन सभी के द्वारा कई सारे साहित्यों की रचना की गई है। और इन सभी के द्वारा जो कई सारे साहित्यों की रचना की गई है, वह साहित्य हमें कहीं ना कहीं गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है, जिसमें गुप्त वंश के विषय में जानकारी के जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वह आपको कालिदास की रचना है। गुप्त वंश के विषय में जानकारी के जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वह आपको कालिदास की रचना है। तो अभी तुरंत हमने आपको कालिदास के रचना के विषय में बताया था। कालिदास के द्वारा जो है आपको अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोवसीयम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतु संहार इत्यादि इत्यादि, ये सभी समझिए, ये सभी है जो हमें गुप्त वंश के विषय में जानकारी देता है। इसके अलावे गुप्त वंश के विषय में जानकारी हमें, और ये सभी किसकी रचना है? तो ये सभी के सभी जो है आपको कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? कालिदास। कालिदास की रचना है। इसके अलावे आप एक प्राचीन कालीन साहित्य सुने होंगे, मृक्ष कटिकम। मृक्ष कटिकम, जो मृक्ष कटिकम है, मृक्ष कटिकम के रचयिता है शूद्रक। जो मृक्ष कटिकम है, इसके रचयिता जो है आपको शूद्रक है। कौन है? शूद्रक। इसके बाद जो है
आप एक नाम सुने होंगे नीतिसार। नीतिसार के रचयिता है कामंदक। नीतिसार, एक ग्रंथ का नाम सुने होंगे नीतिसार, और नीतिसार के रचयिता है कामंदक। समझिए, कामंदक ये भी हमें गुप्तों के विषय में जानकारी देता है। फिर एक आप सुने होंगे अमरकोश। अमरकोश के रचयिता है अमर सिंह। अमरकोश के रचयिता है अमर सिंह। अमर सिंह। फिर आप एक ग्रंथ का नाम सुने होंगे न्याय अवतार। न्याय अवतार के रचयिता है सिंह सेन। न्याय अवतार के रचयिता है सिंह सेन। ये जो तमाम साहित्य है, ये तमाम साहित्य गुप्त काल के दौरान लिखे गए थे, और ये सभी साहित्य हमें गुप्तों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। गुप्तों के बाद शासन करने वाले राजवंशों में कई सारे राजवंश है, जैसे कि कन्नौज में मोखरी वंश का शासन। देखिए, जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था, आगे तो विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा जो है बता देते हैं। जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, तो गुप्त साम्राज्य के पतन होने के बाद जो है भारत के अलग अलग भाग में अलग अलग राजवंश के शासन की स्थापना हुई। जैसे कि कन्नौज में, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मोखरी वंश के शासन की स्थापना हुई। हरियाणा के थानेश्वर में वर्धन वंश के शासन की स्थापना हुई। गुजरात के बल्लभी में मैत्रक वंश के शासन की स्थापना हुई। तो गुप्त वंश के पतन होने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग और छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, लेकिन उन सभी राजवंशों में सबसे शक्तिशाली राजवंश बनकर अगर कोई उभरा था तो वह आपको वर्धन वंश था। वह आपको वर्धन वंश था, और जो वर्धन वंश था, वर्धन वंश के संस्थापक थे आपको है हर्षवर्धन। वर्धन वंश का संस्थापक वर्धन वंश के जो संस्थापक थे पुष्यभूति वर्धन थे। इस बार बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, वर्धन वंश के संस्थापक कौन है? तो पुष्यभूति वर्धन। हर्षवर्धन तो वर्धन वंश के सबसे महान शासक थे। जो हर्षवर्धन थे वे वर्धन वंश के सबसे महान शासक थे। वर्धन वंश के सबसे महान शासक थे। तो इसमें हम आपको बता दें कि कन्नौज के भीतर जो मोखरी वंश के शासकों ने शासन किया था, उन मोखरी वंश के शासकों में कन्नौज का एक महान शासक हुआ करता था। उसका नाम था यशोवर्मन। उसका नाम था यशोवर्मन। यशोवर्मन। तो कन्नौज के एक बड़ी महान शासक हुआ करते थे, उनका नाम था यशोवर्मन। यशोवर्मन। और यशोवर्मन का राजकवि था, समझ गए? यशोवर्मन का राजकवि था, उसका नाम था वाकपति। यशोवर्मन का राजकवि था, उसका नाम था वाकपति। और वाकपति के द्वारा जो है गोडवाहो नामक साहित्य की रचना की गई थी। वाकपति के द्वारा गोडवाहो नामक साहित्य की रचना की गई थी, जो कि हमें कन्नौज के मोखरी वंश के विषय में और विशेष तौर पर यशोवर्मन के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और ध्यान रहे कि बिहार दरोगा और बीपीएससी इस साहित्य के विषय में नहीं पूछा है, और ध्यान रहे कि यूपीपीसीएस इस साहित्य को पूछ दिया है। देखिए, अगर हम विशेष तौर पर बिहार दरोगा परीक्षा को देखें तो बिहार दरोगा परीक्षा यूपीपीसीएस के क्वेश्चन को सीधे तौर पर उठा करके पूछता है। इसलिए जो बात यूपीपीसीएस में पूछ दिया गया है उस पर हम विशेष जोर देते हैं, क्योंकि उसके पूछने की संभावना अधिक होती है। तो यूपीपीसीएस ने इसको पूछ दिया है, तो बिहार दरोगा परीक्षा में इसके पूछने की संभावना है। आपसे पूछा जाएगा किस रूप में? आपसे पूछा जाएगा कि गोडवाहो नामक साहित्य के रचयिता कौन है, तो आपको सीधे तौर पर उत्तर देना है कि गोडवाहो नामक साहित्य के रचयिता कौन है? आपको वाकपति। वाकपति किसके दरबारी कवि थे? तो वाकपति यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। यशोवर्मन कहां के शासक थे? तो यशोवर्मन कन्नौज के शासक थे। कहां के शासक थे? कन्नौज के शासक थे। इसके बाद जो है आपको वर्धन वंश, हरियाणा के क्षेत्र में वर्धन वंश, और वर्धन वंश को हम देखें तो वर्धन वंश के सबसे महान शासक आपको हर्षवर्धन हुए। हर्षवर्धन के विषय में कहा जाता है कि हर्षवर्धन स्वयं भी एक विद्वान व्यक्ति था। हर्षवर्धन के द्वारा नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ की रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। फिर हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम क्या हुआ? गलत क्लास में आ गए, तबीयत खराब है कि बहाना है? इतना बढ़िया तो दिखने में लग रहे हैं, बताइए तबीयत खराब कहां से नजर आ रहा है? जाने वाले को कोई रोक भी नहीं सकता है, तो हम तो रोक ही नहीं सकते। हमारा तो औकात नहीं है रोकने का।
ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बेचारी नाराज हो जाएगी। मोबाइल साइलेंट, नानी याद दिला देंगे हम। लड़की मोबाइल साइलेंट कीजिए, जल्दी बंद कीजिए, पटक दीजिए ना। है क्या? स्टूल है, दीजिए ना, कोई स्टूल हो उसको। आप आगे आइए, तो आगे आइए, आगे छोड़े को बैठा, मजा में बैठा हुआ है। ये ना, ये ना, मजा में हम किसी को बैठने देंगे? बैठिए बैठिए बैठिए, हाँ देखिए देखिए, तब बैठिए। बंद करवा दें? अच्छा, गर्मी लग रहा है। स्विच दाब दीजिए वहां से, उधरे है स्विच, दाब दीजिए ना। अरे दाबिए ना, कोई दाबिए ना, चलने लगेगा अपने। देखिए चलने लगा। एक आध को और दाबिए ना, और चलने लगेगा। ऊपर वाला दाबिए, ऊपर वाला। हाँ, वो भी चला दे। है महाराज, पढ़ी है ये भाई। चलिए, है बैठिए बैठिए। देखिए इसके बाद जो है आपको वर्धन वंश है। वर्धन वंश को देखें हम तो जो वर्धन वंश है, वर्धन वंश है, वर्धन वंश के सबसे महान शासक आपको थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, उनका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट, और बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। जो बाणभट्ट है, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। और यह जो हर्षचरित है, यह हमें वर्धन वंश के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करता है। और यहां पर एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन साम्राज्यवादी शासक था। हर्षवर्धन जब राजा बना तो हर्षवर्धन का शासन थानेश्वर के हरियाणा के क्षेत्र में थोड़ा बहुत इलाका में था, लेकिन अपनी सैन्य क्षमता, योग्यता और दूरदर्शिता के बल पर हर्षवर्धन ने पूरे उत्तर भारत को जीत लिया। लेकिन ध्यान रहे कि हर्षवर्धन कश्मीर को नहीं जीत पाया था। हर्षवर्धन कश्मीर को नहीं जीत पाया था। उत्तर भारत का पूरा क्षेत्र, जैसे अकबर पूरे उत्तर भारत को जीत लिया, मेवाड़ को नहीं जीत पाया था, मेवाड़ राजपूत राज को नहीं जीत पाया था, उसी प्रकार से हर्षवर्धन पूरे उत्तर भारत को जीत लिया, लेकिन हर्षवर्धन कश्मीर को नहीं जीत पाया था। जो कश्मीर है, इस कश्मीर के इतिहास के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें राजतरंगिणी नामक ग्रंथ देता है। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी एक ग्रंथ है आपको, राजतरंगिणी। जो राजतरंगिणी है, इसके रचयिता है आपको कल्हण। इसके रचयिता कौन है? कल्हण। और जो राजतरंगिणी है, यह हमें कश्मीर के इतिहास के विषय में क्रमबद्ध जानकारी देता है। जैसे कल लास्ट सेशन में हम आपको क्या बताए थे? पुराण। पुराण भारतीय इतिहास के विषय में क्रमबद्ध जानकारी देता है। जैसे पुराण भारत के इतिहास के विषय में क्रमबद्ध जानकारी देता है, सिलसिलेवार ढंग से जानकारी देता है, वैसे ही जो आपको राजतरंगिणी है, जिसकी रचना कल्हण ने की है, यह हमें कश्मीर के इतिहास के विषय में सिलसिलेवार ढंग से जानकारी, क्रमबद्ध जानकारी प्रदान करता है कि कश्मीर में सबसे पहले किस राजवंश ने शासन किया, उसके बाद किसने किया, उसके बाद किसने किया। कश्मीर के भीतर ही कारकोट वंश हो गए, लोहार वंश हो गए, उत्पल वंश हो गए। ये सभी राजवंश के शासकों ने कश्मीर के भीतर ही शासन किया था। ये सभी राजवंश के शासकों ने कश्मीर के भीतर शासन किया था। इस विषय में जानकारी हमें यही राजतरंगिणी देता है, यही राजतरंगिणी देता है। और साथ ही साथ यहां पर हम एक जानकारी और दे दे कि आपको एक ग्रंथ है, उसका नाम है अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है। जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है। और अष्टाध्यायी नामक जो व्याकरण ग्रंथ है,
यह भी हमें भारत के इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है और इसकी रचना आपको पाणिनि ने की है। किसने की है? पाणिनि ने की है। तो ये जो तमाम साहित्य है, आप देख सकते हैं कि आपके प्राचीन भारतीय इतिहास के सिलेबस में जो सब चीज है, जो सब चैप्टर है, तो आप देख सकते हैं हर राजवंश के विषय में जानकारी अलग अलग साहित्य देता है। तो यहां पर आपको यह बात याद रखना जरूरी नहीं है कि किस राजवंश के विषय में जानकारी कौन साहित्य देता है, एकदम नहीं। इसको आप एकदम नहीं याद रखिएगा। ना इस प्रकार के प्रश्न कभी किसी कंपटीशन में पूछा है और ना इस प्रकार का प्रश्न कभी किसी कंपटीशन में पूछा जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, यह प्रश्न कि किस साहित्य की रचना किसने की है, हर कंपटीशन में पूछा है और आपके कंपटीशन में भी पूछा जाएगा। और हम आपको सिलेबस समझाने के क्रम में यह बात बोले होंगे, साहित्य मध्यकालीन भारतीय साहित्य, प्राचीनकालीन भारतीय साहित्य, मध्यकालीन भारतीय साहित्य, आधुनिक कालीन भारतीय साहित्य। एकदम साहित्य याद कर जाना है, साहित्य को रट के घोर के पी जाना है। साहित्य से एगो क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा, समझ गए? आएगा मतलब आएगा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परीक्षा का क्वेश्चन बैंक देखिए, हर में एक ना एक साहित्य आपको निश्चित तौर पर है। तो यह साहित्यिक स्रोत हुआ जो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है। साहित्यिक स्रोत के बाद जो दूसरा स्रोत हमने आपको बताया है वह है आपको विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण, प्राचीन काल से ही भारत में विदेशियों का आगमन होना शुरू हो गया था। भारत में विदेशियों का आगमन होना शुरू हो गया और वो जब भारत आते थे तो भारत के विषय में जानकर वे अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के विषय में लिखता था। तो वो जो प्राप्त हुआ है, उन विदेशी यात्रियों का जो विवरण प्राप्त हुआ है, उन विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। जैसे जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि मौर्य वंश के शासक, लेकिन मौर्य वंश से पहले जाइए, मौर्य वंश से पहले भारत के ऊपर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। मौर्य वंश की स्थापना 323 ईस्वी पूर्व, 322 ईस्वी पूर्व, 323 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई है। जबकि सिकंदर का आक्रमण भारत के ऊपर हुआ है 326 ईस्वी पूर्व में, 326 ईस्वी पूर्व में। और जो सिकंदर है, सिकंदर पुस्तक पढ़ने का बड़ी शौकीन व्यक्ति था, पुस्तक पढ़ने का, किताब पढ़ने का बड़ी शौकीन था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुस्तक के बल पर, पुस्तक को पढ़ के, पुस्तक को समझ के उस समय की भौगोलिक स्थिति को सिकंदर समझे थे। और फिर सिकंदर विजयी अभियान किए। और ध्यान रहे, सिकंदर किसी राज्य पर आक्रमण करने से पहले उस राज्य के विषय में जानते थे और उस राज्य के विषय में सिकंदर पुस्तक से जानते थे। और फिर सिकंदर उस राज्य के विषय में सब चीज जान लेता था। सिकंदर को मालूम होता था कि ये तो समुद्र तटीय राज्य है, तो जलमार्ग से आक्रमण करेंगे, तो सिकंदर जलमार्ग से आक्रमण कर देता था। अगर कोई स्थलीय देश था तो वहां पर स्थल मार्ग से आक्रमण कर देता था। तो यह सब जानकारी सिकंदर को पुस्तक से हुआ था। और जानते हैं किताब, अभी जानते हैं आपका जो है, आप जिस अवस्था में है, आप स्टूडेंट हैं, आप छात्र हैं, हम भी एक टीचर हैं, हमारे और आपके लिए, हम दोनों के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए, हमारे लिए भी, हमारे और आपके लिए, हम दोनों आदमी के लिए किताब ही हर चीज होना चाहिए। किताब ही माँ है, किताब ही बाप है, किताब ही खाना है, किताब ही पीना है, किताब ही सोना है। अगर ऐसा हो गया, किताब ही हर चीज है, अगर ऐसा हो गया तो हम आपको बता रहे हैं कि दुनिया का कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोकेगा। लेकिन आज के डेट में हमारे आपके दोनों के लिए मोबाइल ही माँ है, मोबाइल ही बाप है, मोबाइल ही दादा है, मोबाइल ही परदादा है, और मोबाइल ही जीवन है, मोबाइल ही सुबह है, मोबाइल ही शाम है। क्या है कि ना? हम भी, जबकि इतना बिजी शेड्यूल है, इसके बावजूद हम आपको बता रहे हैं कि नहीं भी मोबाइल यूज करते होंगे ना, तो फिर भी 1 से 1.5 घंटा यूज कर लेते होंगे।
फालतू का नहीं, हम तो फालतू का नहीं यूज करते हैं, नहीं सॉरी, हम फालतू का कहां यूज करते हैं। जैसे हमको क्वेश्चन भेजना है, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजते हैं, क्वेश्चन करेक्शन करना है, अगर प्रिंट आउट करके नहीं आ पाया, रात को कोई काम टाइपिस्ट से करवा रहे हैं, वो सब करते हैं। और फालतू का एगो काम करते हैं, न्यूज सुनते हैं, ठीक है, न्यूज सुनते हैं, हम यूट्यूब पे न्यूज सुनते हैं। तो न्यूज सुनना भी, देश दुनिया के चीजों से अवगत रहना भी जरूरी है। हम बीबीसी सुनते हैं, और जब तक रवीश कुमार प्राइम टाइम देता था तो सुनते थे, अब तो रवीश कुमार प्राइम टाइम देना बंद कर दिया है, छोड़ दिया है, तो अब तो वो नहीं सुनता, अब तो सिर्फ एगो बीबीसी सहारा है, 7:30 बजे आता है, रात को हम उस सुनते सुनते सो जाते हैं, समझ गए। हाँ, समाचार, हाँ, उसमें भी आधा सुन पाते हैं, आधा नहीं सुन पाते हैं। चलिए, तो किताब आपका हर चीज होना चाहिए। देखिए, किताब के बल पर सिकंदर विश्व विजेता बन गया, किताब के बल पर सिकंदर विश्व विजेता बन गया, किताब पढ़ के सिकंदर विश्व विजेता बन गया। और सिकंदर इतिहासकारों का, विद्वानों का बहुत सम्मान करता था, उसको अपने सर पर बैठा के रखता था, इतिहासकार विद्वान को, इतिहासकार और विद्वान को। सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किए थे तो सिकंदर के साथ ओनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस, निरियाकस, ओनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस, निरियाकस, ये तीनों इतिहासकार सिकंदर के साथ भारत आए थे। और आपसे पूछा जाता है, एसएससी का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार सिकंदर के साथ भारत नहीं आए। इन तीनों का नाम रहता है, एगो और चौथा किसी का नाम दे देता है, तो आंसर वही होगा। तो सिकंदर के साथ जो ओनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस, निरियाकस, ये सभी इतिहासकार भारत आए थे। इन सभी इतिहासकार ने भारत में समय गुजारा और भारत के विषय में लिखा, उससे भी हमें भारत के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। फिर जब आपको जाकर के मौर्य वंश के शासन की स्थापना हुई, मौर्य वंश के शासन की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। और सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी की देखरेख हेतु मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और जो मेगास्थनीज है लंबे समय तक भारत में रहे थे, और उस समय मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा हुआ करती थी, और पाटलिपुत्रा में ही मेगास्थनीज ने अपने जीवन का अधिकतर समय गुजारा था। और मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की गई थी, और मेगास्थनीज के द्वारा जो इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की गई थी, वह इंडिका हमें उस समय के भारत यानी मौर्यकालीन भारत के विषय में जानकारी प्रदान करता है। मेगास्थनीज के बाद आपको डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था, डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। डायनोसियस अशोक के दरबार में आया था, कुछ बुक के अनुसार अशोक के दरबार में आया था, और कुछ बुक के अनुसार बिंदुसार के दरबार में आया था। कुछ बुक बिंदुसार लिखता है और कुछ बुक अशोक लिखता है, लेकिन ध्यान रहे बिंदुसार सही उत्तर होगा, बिंदुसार सही उत्तर होगा, अशोक सही उत्तर नहीं होगा, बिंदुसार सही उत्तर होगा। तो जो आपको डायमेकस, डायनोसियस, मेगास्थनीज, ये तीनों मौर्य काल में भारत आया था। और इन तीनों ने जो यात्रा वृत्तांत लिखा है, उस यात्रा वृत्तांत से हमें प्राचीन कालीन भारत के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। फिर आपको मौर्य वंश के बाद शासन करने वाले राजवंशों में एक महान राजवंश आपको गुप्त वंश है। गुप्त वंश को अगर आप देखेंगे तो गुप्त वंश के दौरान, गुप्त वंश के महान शासकों में से सबसे महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, चीनी यात्री फाहियान। और फाहियान बौद्ध धर्म को मानता था। फाहियान दो शब्द फा प्लस हियान से मिलकर बना है। फा का अर्थ धर्म होता है, हियान का अर्थ आचार्य होता है, अर्थात फाहियान का शाब्दिक अर्थ होता है धर्माचार्य, धर्माचार्य। फाहियान का शाब्दिक अर्थ होता है धर्माचार्य। फाहियान बौद्ध धर्म को माना करता था। फाहियान कौन धर्म को माना करता था? बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म को माना करता था। और विशेष तौर पर बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों के भ्रमण और बौद्ध धर्म
धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने को लेकर फाहियान भारत आया। लेकिन फाहियान ने लगभग पूरे भारत का भ्रमण किया और फिर भारत के विषय में उन्होंने लिखा, और भारत के विषय में उन्होंने जिस साहित्य में लिखा है उस साहित्य का नाम है फुकुची। फुकुची, उस साहित्य का नाम है फुकुची। फुकुची 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 फुकुची। तो फाहियान की जो रचना फुकुची है यह हमें गुप्तकालीन भारत के विषय में जानकारी प्रदान करता है। फिर गुप्त वंश के बाद वर्धन वंश है। वर्धन वंश के सबसे महान शासक हर्षवर्धन, हो से हर्षवर्धन, हो से वैनसोंग। हर्षवर्धन के समय वैनसोंग भारत आया था। हर्षवर्धन के समय जो है वैनसोंग भारत आया था। वैनसोंग, हर्षवर्धन के समय वैनसोंग भारत आया था। और जो वैनसोंग था, वैनसोंग भी बौद्ध धर्म को मानता था। वैनसोंग भी बौद्ध धर्म को मानता था और गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थलों के भ्रमण और बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए ही वैनसोंग भी भारत आया था। और वैनसोंग भारत आने के बाद उन्होंने भी भारत का भ्रमण किया और वैनसोंग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा किया था। ऐसे तो फाहियान, वैनसोंग के अलावा इतसिंग, संयुगन, इतसिंग भी आया था, संयुगन भी आया था। ये सब भी चीनी यात्री ही था। लेकिन सभी चीनी यात्रियों में एकमात्र चीनी यात्री वैनसोंग था, जो कि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की यात्रा किया था। आज तक ये क्वेश्चन कभी कोई बोर्ड नहीं पूछा है, किसी का नजर नहीं पड़ा है, लेकिन किसी विद्वान का नजर इस बात पर पड़ेगा तो निश्चित तौर पर आपसे प्रश्न पूछेगा, कौन ऐसा चीनी यात्री था जो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक यात्रा किया था? तो वह था आपको वैनसोंग। वैनसोंग था। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग कालखंड में, अलग अलग राजा के समय, अलग अलग विदेशी यात्री भारत आ रहे हैं, यात्रा वृत्तांत लिख रहे हैं। उससे हमें भारत के विषय में, प्राचीन कालीन या उस समय के भारत के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो कहीं ना कहीं विदेशी यात्रियों का विवरण भी हमें भारत के विषय में जानकारी प्रदान करता है। इतना बात समझ में आया? आए, इतना बात एक सेकेंड में याद कर ले हम लोग। आए, बोलिए। हो ना जाएगा? हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जब तक अफसर नहीं बने हैं बोल के पढ़िए। अफसर बन जाइएगा मुंह बंद करके ऐसे फाइल देखिएगा, ठीक है? तो अभी बोल के पढ़िए एकदम, ठीक है? और देखिए, बच्चा बन के रहिए, ठीक है? बच्चा बन के रहिए। उसमें जो मजा है ना, उसमें जो फायदा है ना, वो ऐसे करके रहने से फायदा न है, ऐसे करके रहने से मजा न है, समझे? हम हाल फिलहाल में गांव गए हुए थे, ठीक है? बहुत दिन के बाद गांव गए हुए थे हाल फिलहाल में, ठीक है? तो हम तो सबका, अब जो इंसान हजारों की संख्या में विद्यार्थी को पढ़ाता हो, वो तो माइंड थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए जानबे करता है, ठीक है? तो थोड़ा बहुत हमको माइंड पढ़ने आता है, तो लोग क्या सोचता है उतना बात हमको समझ में आ जाता है, ठीक है? तो हम एकदम, हम लोग को ये दिखा दिए कि हमको तो कुछ है भी नहीं करता, हम तो अकबर बाबर में रहने वाले लोग हैं, उसके अलावा हम दुनिया को जानते कहाँ हैं, ठीक है? जिसको जो बोलना था बोला, हम सुने। बहुत दिन के बाद गए थे, लगभग 7-8 साल के बाद गए थे, तो सब लोग मिलने के लिए सोच रहा था, तो हम भी सबसे मिले और सबसे एकदम बकलोल बन के मिले, ठीक है? लेकिन सबकी भावनाओं को समझ गए कि सब कहना क्या चाहता है। अब आइए यहां पे, बच्चा बन के रहिए, बहुत मजा है जीवन में। चलिए आइए फटाफट, क्या याद करना है? कौन साहित्य के रचयिता कौन है? ये याद नहीं करना है कि कौन साहित्य हमें कौन राजवंश के विषय में जानकारी देता है। यह बात याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? तो आइए फटाफट, कल्पसूत्र के रचयिता, कल्पसूत्र, कल्पसूत्र। और क्लास आते हैं ना, तो ये सोच करके आइए, क्लास में मास्टर जो पढ़ाएगा, स्पेशली मेरे क्लास में जो पढ़ाएगा, जो याद करवाएगा, वो याद करके आएंगे, ठीक है? इस मेंटेलिटी के साथ आइए, समझ गए? आगे, अर्थशास्त्र के रचयिता, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, कथासरित सागर, कथासरित सागर, कथासरित सागर, कथासरित सागर,
बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, महाभाष्य, महाभाष्य, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर। किस काल के विद्वान थे? गुप्त काल। किस काल के विद्वान थे? किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। किसके दरबार में रहते थे? बुद्ध चरितम के रचयिता, बुद्ध चरितम। महाविवाह सूत्र, महाविवाह सूत्र, महाविवाह सूत्र की रचना किस बौद्ध सम्मेलन के दौरान? महाविवाह सूत्र की रचना किस बौद्ध सम्मेलन? किस बौद्ध सम्मेलन? कौन से बौद्ध सम्मेलन? चौथा। चलिए, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतु संहार के रचयिता कौन है? एक बार फिर से, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम, कुमार संभवम, रघुवंशम, रघुवंशम, ऋतु संहार, ऋतु संहार, मृक्षकटिकम, मृक्षकटिकम, नीतिसार, 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 अमरकोश, 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 हर्षचरित, हर्षचरित, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी। यहां पे एक बात और, कश्मीर के इतिहास के विषय में क्रमबद्ध जानकारी कौन देता है? कश्मीर के इतिहास के विषय में क्रमबद्ध जानकारी कौन देता है? चलिए, गोडवाहों के रचयिता, गोडवाहों के रचयिता, गोडवाहों के रचयिता, गोडवाहों के रचयिता वाक्पति। चलिए आगे बताइएगा, ओनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस, निर्याकस किसके साथ भारत आया था? सिकंदर। किसके साथ? किसके साथ? ओनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस, निर्याकस किसके साथ भारत आया था? किसके साथ भारत आया था? सिकंदर के साथ। इसके बाद आगे बताइएगा कि जो मेगास्थनीज है वह किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज। इसके बाद आगे बताइएगा, डायमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार। डायमेकस किसके दरबार में? डायमेकस किसके दरबार में? डियानोसियस किसके दरबार में? बिंदुसार। डियानोसियस, डियानोसियस बिंदुसार के दरबार में आया था। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा आप हमको कि फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। फाहियान किसके दरबार में आया था? फाहियान किसके दरबार में आया था? फुकुची किसकी रचना है? फाहियान। फुकुची किसकी रचना? फुकुची किसकी रचना? वेनसोंग किसके दरबार में आया था? हौसे वेनसोंग, हौसे हर्षवर्धन। वेनसोंग किसके दरबार में आया था? वेनसोंग किसके दरबार? सियुकी किसकी रचना है? वेनसोंग। सियुकी किसकी रचना? सियुकी किसकी रचना? सियुकी किसकी रचना? इतना बात क्लियर है? चलिए अब देखिएगा, अब अगला है आपको पुरातात्विक स्रोत। देखिए हम आपको इससे पहले भी समझाए हैं और अभी भी समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पुरातात्विक स्रोत विशेष तौर पर किसी भी पूरा स्थल या प्राचीनतम स्थल है, क्या हो रहा है? अच्छा चलिए सुनिएगा। देखिए विशेष तौर पर कोई भी प्राचीनतम पूरा स्थल को जब खोदा जाता है तो उसकी खुदाई से जो है सिक्का, मूर्ति, मंदिर, भवन, स्मारक, अभिलेख, यही सब न मिलता है। देखिए सामान्य तौर पर जो मूर्ति, मंदिर सब मिलता है खुदाई करने से ही नहीं मिलता है। कोई व्यक्ति बहुत खोदा अपने खेत में तो देखा मूर्ति मिल गया, मंदिर मिल गया, सिक्का मिल गया, सोना का सिक्का मिल गया, सोना का, हाँ घड़ा भी, हाँ 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 मिला है आपको? आपको मिला है? चलिए
तो हाँ मिलता है, ये सब मिलता है, ठीक है। अब हम कभी मिलते हुए देखे नहीं है, लेकिन सुने बहुत है, ठीक है। हमको भी लगता है आप लोग भी सुने होंगे, देखे नहीं होंगे, देखे भी आप लोग, तब तो आप लोग सौभाग्यशाली हैं, ठीक है। ए बकलोलवी, एकदम आप स्विचे बंद करने के लिए पैदे हुए हैं। दाबते रहिए, स्विचे दाबिए, एक बार ऑफ कीजिए, फिर ऑन कीजिए, फिर ऑफ कीजिए, फिर ऑन कीजिए। ऐसे कहिएगा पंखा चालू कीजिए, बंद कीजिए, चालू कीजिए, बंद कीजिए, तो आप वही करने के लिए आए हैं कि आप हमको सुनने आए हैं? हमको सुनिए सीधा, नहीं तो मुंह तोड़ देंगे हम। चलिए अब सुनिए, अब जो है जैसे रहने दीजिए। तो हो गया, हो गया। आप ही लोग ने बोल रहे थे बंद करो, तो आप अपने मन से कर रहे थे। आप बोले पंखा बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। देखिए लाइट जला दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए। तोरिका आप लोग क्या कर रहे हैं? चलिए सुनिए, अब देखिए, तो समझिएगा आप चीजों को यहां पर कि जो प्राचीनतम स्थल है, पूरा स्थल है, उन सभी के खुदाई से अभिलेख, सिक्के, मंदिर, मूर्ति, भवन, स्मारक, ये सब जो मिले हैं, यही पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। यही सब जो है किसके अंतर्गत आता है? पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम कह सकते हैं अभिलेख, अभिलेख के बाद सिक्का, सिक्का के बाद मंदिर और मूर्ति, मंदिर और मूर्ति, और फिर स्मारक और भवन, स्मारक और भवन, स्मारक और भवन। हाँ समाधि भी, हाँ ठीक है। तो ये सभी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब यहां पर आप समझिएगा, अभिलेख, अभिलेख का अध्ययन हम मानव जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उसे एपिग्राफी कहा जाता है। एपिग्राफी, एपिग्राफी कहा जाता है, एपिग्राफी। और साथ ही साथ सिक्का का अध्ययन हम मानव जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उसे न्यूमिस्मेटिक, न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। एसएससी का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा, दोनों क्वेश्चन मिल जाएगा। बिहार दरोगा बीपीएससी नहीं पूछा है, लेकिन एसएससी इस क्वेश्चन को पूछ दिया है, तो आगे आपके भी परीक्षा में पूछने की संभावना है। तो अब आप सिक्का, मंदिर, मूर्ति, स्मारक, भवन, ये तो समझते होंगे, अभिलेख नहीं समझते होंगे। तो अभिलेख को ही सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसे जैसे कि आज हमारे प्रधान सेवक मोदी जी को जनता को कुछ कहना है, जनता को संबोधित करना है, तो मोदी जी टेलीविजन पर आकर जनता को संबोधित कर देते हैं कि आज रात में 12 बजे से 500,000 का नोट बंद, 23 मार्च या 23 अप्रैल से लॉकडाउन, ठीक है, फलना तारीख को थाली ताली बजाना है, चिल्ला तारीख को दिया जलाना है। मोदी जी आकर के घोषणा करते हैं कि नहीं करते हैं? इसके बाद अब इस सब चीज से हो गया तो मन की बात, रेडियो पर आकर मन की बात करते हैं, ठीक है। तो पहले तो राजा के पास टीवी और रेडियो नहीं था, पहले हमारा विज्ञान उतना प्रगति नहीं किया था, तो राजा को अगर जनता को संबोधित करना होता था तो राजा बड़ा बड़ा पिलर बनवाता था, पिलर या शिलापट, 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 और उस पर अपना आदेश लिखता था। मैं आपका राजा यह घोषणा करता हूं कि
फलना क्षेत्र में फलना दिन को पशु हत्या पर प्रतिबंध लगा हुआ है, इस तारीख को आप पशु हत्या ना करें। ठीक है, तो मतलब पहले के राजा को अगर जनता को संबोधित करना होता था, जनता को आदेश देना होता था, तो बड़े बड़े शिला पट पर, बड़े बड़े स्तंभ पर, बड़े बड़े गुफाओं में जाकर लेख लिख देते थे कि मैं ये चाहता हूं, मेरी जनता ये करे ये ना करे। इसी को अभिलेख कहा गया। और ध्यान रहे, अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष के भीतर अभिलेख जारी करने वाला जो प्रथम शासक है वह अशोक है। पूरे भारतवर्ष के भीतर सबसे पहले अभिलेख जारी अशोक ने किया था। और अशोक के शासनकाल की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन उसके शासनकाल की जो सबसे बड़ी विशेषता है, उसके शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता है अभिलेख का जारी किया जाना। अशोक के शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक विद्वान है डॉक्टर डी.आर. भंडारकर। डी.आर. भंडारकर नामक विद्वान ने अशोक के पूरे शासनकाल को अभिलेख के आधार पर ही लिखने का प्रयास किया है। यानी डी.आर. भंडारकर जो है अशोक के विषय में जो किताब लिखा है, अशोक के जो अभिलेख मिले हैं, उसी आधार पर अशोक के जीवन पर एक किताब डॉक्टर डी.आर. भंडारकर नामक विद्वान ने लिखा है। और अशोक सैकड़ों की संख्या में अभिलेख जारी किए थे। कुछ बड़े अभिलेख थे, कुछ छोटे अभिलेख थे। बड़े अभिलेख 14 थे, छोटे अभिलेख सैकड़ों की संख्या में थे। जैसे अशोक के कई सारे अभिलेख हैं, उसी प्रकार से भारतवर्ष के भीतर एगो हाथी गुम्फा अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारबेल। हाथी गुम्फा अभिलेख के विषय में हम आपको बता दें कि जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, इससे हमें कलिंग नरेश खारबेल, कलिंग ओडिशा में पड़ता है, कलिंग नरेश खारबेल के शासनकाल के विषय में या खारबेल के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। फिर इसके बाद आगे है आपको हाथी गुम्फा अभिलेख के बाद आपको प्रयाग प्रशस्ति लेख है। जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है, यह हमें गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी प्रदान करता है। समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी प्रदान करता है। फिर आपको एक अगला है भीतरी स्तंभ लेख। जो भीतरी स्तंभ लेख है, यह हमें स्कंदगुप्त के विषय में जानकारी प्रदान करता है। फिर आपको और भी कई सारे अभिलेख है। अलग अलग चैप्टर में जो है अलग अलग अभिलेख की चर्चा आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप सातवाहन वंश को पढ़ेंगे, वहां पर नासिक अभिलेख की चर्चा मिलेगी। गौतमी बलश्री के विषय में जानकारी प्राप्त होता है नासिक अभिलेख से। फिर आपको एक जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख मिलेगा। और जो जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख है, इससे हमें स्कंदगुप्त
रुद्रदामन, सॉरी रुद्रदामन, हाँ रुद्रदामन, रुद्रदामन के शासनकाल के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। रुद्रदामन के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। तो यह अभिलेख हमें भारत के इतिहास को बताता है। अभिलेख के अलावे जो आपको सिक्का है, सिक्का भी हमें भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है। भारत के भीतर सबसे पहले सिक्का का प्रचलन 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में हुआ था। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में सबसे पहले सिक्का का प्रचलन हुआ था। और 6ठी सदी ईस्वी पूर्व का जो सिक्का मिला है, उस सिक्का को पंचमार्क या आहत सिक्का कहा जाता, पंचमार्क या आहत सिक्का कहा जाता है। और यह चांदी का सिक्का है, चांदी धातु का सिक्का है, चांदी का। भारत का सबसे प्राचीनतम सिक्का पंचमार्क या आहत सिक्का है, चांदी धातु का सिक्का है। और इसके बाद भारतीय राजाओं ने सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबा का सिक्का, कांसा का सिक्का, सीसा का सिक्का, चमड़ा का सिक्का, तमाम प्रकार के सिक्के का प्रचलन भारतीय शासकों ने किया था। चमड़ा का सिक्का मध्यकाल में चला है, निजाम खां चलाया था, हुमायूं से संबंधित बताएंगे आगे। तो आपको भारतीय शासकों के द्वारा सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा, ये तमाम प्रकार के सिक्के के प्रचलन किए गए। विशेष तौर पर अगर हम सोने के सिक्का की बात करें तो लेख युक्त और चित्र युक्त, देखिए जो सिक्का होता था ना, जब भारतीय पुरातत्वविद खुदाई कर रहे थे तो उन्हें यह आशा थी कि अगर सिक्का मिलेगा ना तो सिक्का पर राजा का नाम होगा, शासनकाल होगा, तो उससे राजा और उसके शासनकाल के विषय में जानकारी मिलेगा। लेकिन जब भारतीय पुरातत्वविद खुदाई किया ना तो सिक्का मिला ना तो उस पर कुछ लिखा हुआ ही नहीं था, जिससे भारतीय पुरातत्वविद काफी आहत हुए। तो सबसे पहले जो सिक्का मिले उसको नाम उन्होंने आहत सिक्का दे दिया। फिर आगे चल करके जब और खोदे तब जो सिक्का मिला उसमें शासकों का नाम, उस पर शासनकाल, सब चीज का विवरण था। बहुत सारे ऐसे शासक हैं जिसके शासनकाल को उसके द्वारा चलाए गए सिक्कों के माध्यम से ही उसके शासनकाल को लिखा गया है, उसके शासनकाल को लिखा गया है। तो सबसे पहले सिक्कों पर कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं लिखा हुआ होता था, लेकिन बाद के राजा लिखने लगे तो लेख युक्त और चित्र युक्त सोने के सिक्के को ड्रम कहा जाता था। यानी जिस सोने के सिक्का पर कुछ लिखा होता था या कोई चित्र बनाया होता था तो लेख युक्त यानी उस पर कुछ लिखा हुआ है, चित्र बनाया हुआ है यानी चित्रयुक्त। लेख युक्त और चित्रयुक्त सोने के सिक्के को ड्रम कहा जाता था। और ड्रम का प्रचलन हिंद यवन शासकों ने किया था। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि लेख युक्त और चित्रयुक्त सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय हिंद यवन शासकों को जाता है, हिंद यवन शासकों को जाता है। वही सोने के सिक्का को अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा सोने का सिक्का गुप्त वंश में चला था और सबसे शुद्धतम सोने का सिक्का कुषाण काल में, सबसे शुद्धतम सोने का सिक्का कुषाण काल में। और हम आपको विशेष तौर पर बता दें गुप्त काल और कुषाण काल, गुप्त काल और कुषाण काल, ये दोनों काल के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें सिक्का देता है, विस्तार पूर्वक जानकारी हमें सिक्का देता है। और इसके अलावा मंदिर और मूर्ति है। मंदिर और मूर्ति की हम बात करें, भारत में मूर्ति निर्माण कला का जन्म कुषाण काल में हुआ। कुषाण काल में, कुषाण काल में ही ईश्वर सबकी मूर्ति बनाई जाने लगी और कुषाण काल में ही महात्मा बुद्ध की भी मूर्ति बनाई गई, महात्मा बुद्ध की भी मूर्ति बनाई गई और मूर्ति बनाकर महात्मा बुद्ध की पूजा की गई। और कुषाण काल में ही महात्मा बुद्ध को भगवान का दर्जा प्राप्त हुआ, ईश्वर गॉड का दर्जा प्राप्त हुआ, गॉड का दर्जा प्राप्त हुआ कुषाण काल में। तो यहां पर आपको जो याद रखनी है यह बात कि मूर्ति निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ, तो मूर्ति निर्माण कला का जन्म कुषाण काल में। कुषाण के बाद जो गुप्त काल था, गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ। मंदिर, मंदिर सब जो बनाए जाने लगे गुप्त काल में बनाए जाने लगे। गुप्त काल में
सैकड़ों की संख्या में मंदिर बने थे, सैकड़ों की संख्या में मंदिर बने। और जब गुप्त वंश का पतन हुआ, फिर जाकर इस्लामी शासन की स्थापना हुई, तो मुस्लिम शासकों ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया। और जब अभी बीजेपी की शासन है, तो वो मस्जिद को खोज खोज करके, तोड़ तोड़ करके मंदिर बनवा रहा है। समझ गए? इसका सबसे बेहतर उदाहरण अयोध्या, ठीक है? इससे बेहतर उदाहरण और थोड़े कुछ हो सकता है। और ये सत्य है, ये सत्य है कि पहले हिंदुओं ने शासन किया, हिंदू राजाओं ने मंदिर बनवाया, मुस्लिम शासकों ने उसको तोड़कर मस्जिद बनवाया। मुस्लिम शासक बाकायदा लिखा, बहुत सारी जगह आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, यहां पर फल्ला मंदिर था, हम तोड़ करके चिल्ला मस्जिद बनवा रहे हैं। समझ गए? तो स्पष्ट है कि मुस्लिम शासक मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाए हैं। और ये मंदिर मस्जिद में आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, किताब पढ़िए, उसी में सब चीज है। समझ गए? इस सब चक्कर में मत पड़िएगा। अब आगे आइए, तो यहां पर मंदिर सब की चर्चा आगे करेंगे हम गुप्त काल में। लेकिन यहां पर दो बात, एक बात यह कि मूर्ति कला का जन्म कुषाण काल में और मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल, ये दो बात याद रखना है, ठीक है? और गुप्तकालीन जो सबसे बेहतरीन मंदिर माना जाता है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर दशावतार मंदिर का निर्माण किया गया है, जिस दशावतार मंदिर में भगवान विष्णु को शेषनाग की सैया पर लेटे हुए दिखाया गया है। मतलब शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं, मतलब आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। इस अवस्था में भगवान विष्णु को दिखाया गया है। फिर प्राचीन कालीन मंदिरों में, दक्षिण भारत के मंदिरों में तंजौर के बृहदेश्वर या राजराजेश्वर शिव मंदिर का काफी ज्यादा नाम है। इसके अलावा और भी कई सारे मंदिर, कांची में कैलाशनाथ मंदिर, महाबलीपुरम में रथ मंदिर, कांची में सोर मंदिर, महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाश मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, ये तमाम प्रकार के मंदिर है, जिसकी चर्चा आगे चैप्टर में विस्तार पूर्वक हम आपको करेंगे। आगे है स्मारक और भवन। जो स्मारक और भवन है, स्मारक और भवन तो हड़प्पा काल से ही देखने को मिले हैं। हड़प्पा काल के उत्खनन से जो है बड़े बड़े भवन मिले हैं। फिर वैदिक काल में इस प्रकार का कोई प्रमाण नहीं मिला है। गुप्त काल, मौर्य काल, इस सब में जो है आपको मिला है। वहां पर जाएंगे तो हम लोग विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के देखिएगा तो थ्योरेटिकली प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत नामक चैप्टर आपका समाप्त हुआ। अब दूसरा, अब मेन इतिहास में इंटर कर रहे हैं, पाषाण युग। यहां से मेन इतिहास पढ़ेंगे और हम आपको पुनः यह बात बता दें कि जो पहला चैप्टर है, इसकी चर्चा पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास में हर जगह होगी। समझ गए? तो इसलिए जो है बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब कॉपी निकालिए और हाथ 200 के स्पीड से चलाइए। लिखिए, कॉपी निकालिए, लिखना शुरू कीजिए। पैराग्राफ चेंज करके फटाफट हाथ चलाइए, लिखिए। लिखना शुरू कर दिए? लिखिए। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम हम लिखते रहेंगे, हमको पता है आप लोग चोरी करके मैट्रिक इंटर पास किए हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगमो, आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। उसी में कंटिन्यू। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी कल्पसूत्र से मिलती है। कल्पसूत्र से मिलती है। कल्पसूत्र से मिलती है। कल्पसूत्र से मिलती है। कल्पसूत्र से मिलती है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की है। जिसकी रचना भद्रबाहु ने की है। जिसकी रचना भद्रबाहु ने की है।
मौर्य वंश के विषय में जानकारी हमें, मौर्य वंश के विषय में जानकारी हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी हमें निम्न साहित्यों से मिलती है। मौर्य वंश के विषय में जानकारी हमें निम्न साहित्यों से मिलती है। मौर्य वंश के विषय में जानकारी हमें निम्न साहित्यों से मिलती है। एक नंबर में अर्थशास्त्र, इसके रचयिता कौटिल्य है। एक नंबर में अर्थशास्त्र, फटाफट लिखते जाइए। एक नंबर में अर्थशास्त्र डैश देकर, इसके रचयिता कौटिल्य है। एक नंबर में अर्थशास्त्र डैश देकर, इसके रचयिता कौटिल्य है। एक नंबर में अर्थशास्त्र डैश देकर, इसके रचयिता कौटिल्य है। दो नंबर में कथासरित सागर, कथासरित सागर, कथासरित सागर, इसके रचयिता सोमदेव है। इसके रचयिता सोमदेव है, सीधा डैश देकर लिखते जाइए, ठीक है। कथासरित सागर डैश देकर सोमदेव, कथासरित सागर डैश देकर सोमदेव। वृहद कथा मंजरी डैश देकर क्षेमेंद्र, वृहद कथा मंजरी डैश देकर क्षेमेंद्र, वृहद कथा मंजरी डैश देकर क्षेमेंद्र। मुद्रा राक्षस डैश देकर विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस डैश देकर विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस डैश देकर विशाख दत्त, डैश देकर विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस डैश देकर विशाख दत्त। अब आगे लिखिएगा, स्टार मार के, अगला स्टार मार के जल्दी। शुंग वंश के विषय में जानकारी हमें शुंग 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 वंश के विषय में जानकारी हमें शुंग वंश के विषय में जानकारी हमें शुंग वंश के विषय में जानकारी हमें निम्न साहित्यों से प्राप्त होती है। शुंग वंश के विषय में जानकारी हमें निम्न साहित्यों से प्राप्त होती है। एक नंबर में महाभाष्य, एक नंबर में महाभाष्य, एक नंबर में महाभाष्य डैश देकर, इसकी रचयिता पतंजलि है। एक नंबर में महाभाष्य डैश देकर, इसकी रचयिता पतंजलि है। एक नंबर में महाभाष्य डैश देकर, इसके रचयिता पतंजलि है। दो नंबर में मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम डैश देकर कालिदास, मालविका अग्निमित्रम डैश देकर कालिदास, मालविका अग्निमित्रम डैश देकर कालिदास। अब आगे लिखिएगा, कुषाण वंश के विषय में जानकारी निम्न साहित्य से प्राप्त होती है। कुषाण वंश के विषय में जानकारी निम्न साहित्य से प्राप्त होती है। कुषाण वंश के विषय में जानकारी निम्न साहित्य से प्राप्त होती है। कुषाण वंश के विषय में जानकारी निम्न साहित्य से प्राप्त होती है। एक नंबर में बुद्ध चरितम डैश देकर अश्वघोष, एक नंबर में बुद्ध चरितम डैश देकर अश्वघोष। दो नंबर में महाविभाष सूत्र डैश देकर वसुमित्र, दो नंबर में महाविभाष सूत्र डैश देकर वसुमित्र। अश्वघोष, 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 ठीक है। दो नंबर में महाविभाष सूत्र डैश देकर वसुमित्र, दो नंबर में महाविभाष सूत्र डैश देकर वसुमित्र, वसुमित्र। नोट देकर के एक पॉइंट लिखिएगा, नोट, एनओटी नोट। नोट देकर के लिखिए, महाविभाष सूत्र की रचना लिखिए, महाविभाष सूत्र की रचना चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान हुई है। महाविभाष सूत्र की रचना चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान हुई है। आगे गुप्तकालीन साहित्य, आगे आगे गुप्तकालीन साहित्य, गुप्तकालीन साहित्य लिखिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम बोर्ड पे लिखा हुआ है, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम कोमा विक्रमोवसियम, विक्रमोवसियम, कुमार संभवम, कुमार संभवम,
कुमार संभवम रघुवंशम रघुवंशम ऋतु संहार, रघुवंशम ऋतु संहार। इन सभी साहित्यों की रचना कालिदास ने की है। इन सभी साहित्यों की रचना कालिदास ने की है। इन सभी साहित्यों की रचना कालिदास ने की है। इन सभी साहित्यों की रचना कालिदास ने की है। आगे, मृक्ष कटिकम सुदरक, मृक्ष कटिकम सुदरक, मृक्ष कटिकम सुदरक, मृक्ष कटिकम सुदरक, सुदरक बोर्ड पे लिखा हुआ मृक्ष कटिकम सुदरक। नीतिसार कामंदक, नीतिसार कामंदक, नीतिसार कामंदक, नीतिसार कामंदक। अमरकोश अमर सिंह, अमरकोश अमर सिंह, अमरकोश अमर सिंह, अमरकोश अमर सिंह। आगे, हर्षचरित बाणभट्ट, आगे हर्षचरित बाणभट्ट, आगे हर्षचरित बाणभट्ट, आगे हर्षचरित बाणभट्ट। कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत। हर्षचरित बाणभट्ट। आगे, गोडवाहो वाकपति, आगे गोडवाहो वाकपति, यहां है बोर्ड पे, गोडवाहो, गोडवाहो वाकपति, गोडवाहो वाकपति, गोडवाहो वाकपति। अब नोट देकर के एक पॉइंट लिखिएगा, नोट देकर के एक पॉइंट लिखिएगा। कश्मीर के इतिहास के विषय में, कश्मीर के इतिहास के विषय में, कश्मीर के इतिहास के विषय में, कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी हमें कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी हमें, कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी हमें, कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी हमें राजतरंगिणी, 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 राजतरंगिणी नामक साहित्य से मिलती है, जिसकी रचना कल्हण ने की 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 है। फुल स्टॉप। चलिए, हो गया, इससे आगे नहीं लिखा पाएंगे, टाइम नहीं है, ठीक है, नहीं तो फिर भगदड़ मच जाएगा। सुन लीजिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए। हम निकलेंगे, मेरे साथ लड़की लोग निकलेगी, ठीक है। देखिए, अभी बैच शुरू हुआ है, थोड़ा सा बैच एडजस्ट नहीं हो रहा है, इसी वजह से थोड़ा कम टाइम दे रहे हैं, आगे ज्यादा टाइम देंगे हम आपको। अब सुनिए, कल शनिवार है ना, हो शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को बिहार दरोगा बैच, जो आज से पहले 2 बैच था, आपका तीसरा बैच है। 2 बैच का टेस्ट होता है 12:30 बजे से, तो आपका जो टेस्ट है 12:30 बजे से नहीं लेंगे, आपका टेस्ट जो है इसी टाइम में होगा। 5 से 7 ना आपका बैच है, 5:30 से 6:30 7। कल आप लोग के बैच में भी टेस्ट शुरू कर देते। कल आपका पहला टेस्ट है, और पहला टेस्ट, और टेस्ट जो होता है, देखिए टेस्ट जो होता है ना, ये टेस्ट साप्ताहिक चलेगा, प्रत्येक सप्ताह चलेगा। और आप जो एडमिशन लिए ना, उस एडमिशन में ही ये टेस्ट है, सप्ताह में एक टेस्ट है, सप्ताह में एक फुल लेंथ टेस्ट आपके एडमिशन में इंक्लूड है। उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है, ठीक है। उसका डिस्कशन हम नहीं करवाते, हम आपको बता दें, आंसर देते हैं सिर्फ, ठीक है। कल का टेस्ट जो है सब लोग भाग लीजिए, और एडमिशन रसीद लेकर आइएगा। और सुनिए ना, हो थोड़ी पूरा बात सुनिए ना आप लोग। बिहार दरोगा परीक्षा अगर अगले रविवार को होगा, वो क्या पूछेगा? पूरे सिलेबस पूछेगा, करंट पूछेगा, हिस्ट्री पूछेगा, ज्योग्राफी पूछेगा, बायोलॉजी पूछेगा। वैसे ही हम भी पूरा सिलेबस पूछेंगे आपको। तो कल के टेस्ट से आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपका अभी क्या स्थिति है, आपको कितना मेहनत करना है, समझ गए। अगर कल के टेस्ट में किसी को 70+ आ रहा है, मतलब वो बहुत बेहतर विद्यार्थी है।
और अगर 30 से 70 के बीच में आ रहा है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, समझ गए। तो कल आपका टेस्ट आपके टाइम पे है, आपके टाइम पे है, मतलब 5 बजे से है। ऑफलाइन बच्चा आ जाएंगे, अपना रसीद लेकर आएंगे, तभी क्लास में एंट्री दिया जाएगा। टेस्ट है कल आपका। और उसके बाद जो है ऑनलाइन, ऑनलाइन ये टेस्ट का क्वेश्चन जो है हम अपलोड कर देंगे। जैसे ही यहां टेस्ट शुरू हो जाएगा क्वेश्चन अपलोड कर देंगे, आपको 1 घंटा बनाने का टाइम देंगे और फिर जो है आपको आंसर हम दे देंगे। तो आप स्वयं मूल्यांकन कर लीजिएगा कि आपको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कितना आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो ऑनलाइन में यही क्वेश्चन भेज देते हैं, 1-1.5 घंटा के बाद आंसर भेज देते हैं, आप अपना टेस्ट देकर मिला लीजिए। ऑफलाइन में तो सब चीज हम करवा देंगे, ठीक है। तो कल आपका टेस्ट है। इसके बाद होमवर्क जल्दी दीजिए, जल्दी दीजिए, जल्दी 1 मिनट में। अरे आपको तो है ना जी, एक प्रूफ है ना जी, तो आप काहे टेंशन लेते हैं आप। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या था होमवर्क? भावभूति तक। अगला होमवर्क है मलिक मोहम्मद जैसी से शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। सुन लीजिए, ये होमवर्क सुनेंगे हम सोमवार को। आपके बैच में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को मेरा क्लास होता है ना, सोमवार को सुनेंगे। और सोमवार को प्रवर सेन द्वितीय से लेकर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय तक जो सुना दीजिएगा उसको पैसा देंगे, पैसा। 5 को पूछेंगे, 5 का सही सही जवाब दे दीजिए 100 रुपया। है पूरा, पूरा मतलब ए नंबर का पूरा, प्रवर सेन द्वितीय से शरद चंद्र चट्टोपाध्याय तक, प्रवर सेन द्वितीय से शरद चंद्र चट्टोपाध्याय तक, इतना पूरा, समझ गए। तो इससे आगे कल टेस्ट है, टेस्ट में मिलते हैं। और फिर रविवार को क्लास नहीं रहता है, सोमवार को आपका क्लास होगा। कल टेस्ट है, टेस्ट में मिलते हैं। हमको निकलने दीजिए, मेरे साथ लड़की निकलेगी, फिर लड़का लोग निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का। इससे आगे अब अगले क्लास में जो भी होगा, अभी हम 1 सेकंड समय नहीं देंगे, हम 1 सेकंड रुकेंगे, सब चीज गड़बड़ हो जाएगा। धन्यवाद सभी लोगों का। ठीक है रणविजय जी, आगे देखेंगे।